हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 में। मैं जीएस गुरु जेपी सर एक बार फिर से आधुनिक भारत को आगे बढ़ाते हैं। और जो हम लोग पढ़ रहे थे गांधी युग, है ना, उसी को गांधी युग के बारे में बताए थे क्या क्या पढ़ना है, तो उसी में और आगे हम लोग बढ़ते हैं। है ना, गांधी किस किस चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते थे, है ना, और उसका अर्थ क्या होता है ना। सत्याग्रह पर देखिएगा, है ना, एक सत्याग्रह है तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है ना, उसमें किस किस चीज़ों को रखा गया था उसके बारे में समझेंगे। दूसरी बात, दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम लोग समझ लिए थे कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो किस किस समस्या से वो निजात जो है कि लोगों को दिलाए थे। और इसलिए इसके लिए गांधी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा दक्षिण अफ्रीका में, है ना। मेरिट्सबर्ग में देखिए उनको जो है कि जब जा रहे थे ट्रेन से फर्स्ट एसी से तो उनको उतार भी दिया गया था। और दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे? एक गुजरात के व्यापारी थे अब्दुल्ला, है ना, उनके केस लड़ने के लिए वहां पर गए थे। तो सभी चीजों को हम लोग अध्ययन किए थे, ये हर बातों को हम लोग अध्ययन किए थे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किए थे, है ना, नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। सब इस चीज को हम लोग क्या किए, अध्ययन कर चुके हैं पहले, और उसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जो महात्मा गांधी थे वो सत्य और अहिंसा पर आधारित क्या थे, सत्याग्रह के विचार को गांधी ने प्रस्तुत किया था। सत्य और अहिंसा किस पर, वो किस पर विश्वास करते थे? तो यहाँ पर हम लोग तो गांधी युग को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसी में, है ना, क्या बात किए कि सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, है ना, सत्य और अहिंसा उनका याद रखिएगा, सत्य और अहिंसा, इस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। और इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह एक शब्द जोड़ा। सत्याग्रह, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह, ठीक है, क्या है? सत्याग्रह, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जो अर्थ होता है यहाँ पर देखते तोड़ के समझाते हैं कि सत, है ना, इसमें दो शब्द है, सत, सत प्लस आग्रह, ठीक है। सत्याग्रह, सत प्लस आग्रह, इसको क्या कहते हैं? सत्याग्रह। यानी कि सत्याग्रह का मतलब यहां पर इसका अर्थ होता है कि कितना भी यातनाएं क्यों न दी जाए, किसी की तरफ प्रताड़ित क्यों नहीं किया जाए, लेकिन अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना है ना। सत्य के मार्ग को कितना भी प्रताड़ित क्यों न किया जाए, प्रताड़ित क्यों न किया जाए, फिर भी सत्य के मार्ग को, सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। इन्होंने सत्याग्रह का मतलब यही होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपने सत्य के बातों पर क्या करेंगे, अडिग रहेंगे, समझे? लेकिन इसलिए यहाँ पर एक चीज और शब्द आता है कि सत्याग्रही, जो सत्याग्रह करते थे सत्याग्रही उसको कहते थे। तो सत्याग्रही लोग इसके लिए क्या क्या प्रयोग करते थे, किस हथियार का प्रयोग करते थे, है ना। तो सत्याग्रही जो प्रयोग करते थे, जो प्रयोग किया जाता था, वो हथियार क्या था? ऐसा नहीं कि पूरा बंदूक उंदूक लेके, है ना, लोग सत्याग्रह पर चल पड़ते थे, है ना, तीर कमान पर लेके, ऐसा कुछ नहीं था। सत्याग्रह का जो सत्याग्रही जो प्रयोग करते थे उसमें क्या करते थे, लोग हड़ताल पे बैठ जाते थे शांतिपूर्वक, है ना, अहिंसात्मक रूप से, है ना, हड़ताल करना है। ऐसा नहीं कि हड़ताल पर बैठे हुए आजकल के देखते होंगे, जो हड़ताल होता है क्या होता है, हड़ताल में अगर तोड़ फोड़ बिना मतलब का हो जाएगा, यहाँ तक कि जो नहीं होना चाहिए गोली बारूद भी चल सकता है। लेकिन उस समय का जो हड़ताल था अहिंसात्मक रूप से, किसी प्रकार को किसी को बिना कष्ट दिए हुए हड़ताल पर बैठ जाना है ना। तो हड़ताल था, इसमें क्या क्या शामिल था? तो हड़ताल था, उसी में देखिएगा हड़ताल के साथ साथ जो था असहयोग,
असहयोग आंदोलन एक है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो असहयोग था, असहयोग। इसी के साथ जो हम लोग देखेंगे, धरना पर बैठना, हड़ताल करना, धरना पर बैठना और किसी चीज का बहिष्कार करना, है ना। तो हड़ताल, असहयोग, धरना पर बैठना, धरना करना, बहिष्कार करना, ठीक है। ये सब। अब बहिष्कार किस चीज का? उसमें अंग्रेज थे ना, तो अंग्रेज का जो चीज है जो हम लोग के लिए मान नहीं है, उस चीज का क्या करना है? बहिष्कार कर देना है। तो समझ में आ रहा होगा। तो सत्याग्रही द्वारा जो प्रयोग किया था हथियार के रूप में, क्या था? हड़ताल था, असहयोग, धरना, बहिष्कार। इसमें एक और शब्द जोड़ सकते हैं, सविनय अवज्ञा। क्या था? सविनय। हम इधर लिख देते हैं, सविनय अवज्ञा। क्लियर बात को? ये महात्मा गांधी द्वारा ये सब चीजों को दिया गया था। अब इसी में हम जब ये पढ़ रहे थे कि जब दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, तो उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से तो भारत भी लौटते हैं ना। 1906 में आप देखिएगा कि वो रंग भेद की नीति पर उन्होंने क्या किया, पूरा वहां पर जो करना था कर दिए। उनमें उनकी सफलता भी मिली, है ना। तो उस 1914 में बहुत बड़ी सफलता मिली दक्षिण अफ्रीका में, इसलिए कि वहां पर जितने काले कानून थे उसको क्या किया गया, महात्मा गांधी के अनुरोध से क्या किया गया, है ना, विरोध से क्या किया, उसको समाप्त कर दिया गया, है ना। वहीं पर बता रहे थे कि अगर यहाँ से जो लोग जाते हैं और उनकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तो उसको ऊपर क्या का 3 पाउंड का कर लगता था। यहाँ के जो भी लोग थे अगर उनकी नियम के अनुसार, मतलब ईसाई धर्म के अनुसार अगर शादी नहीं करते थे तो उनको अवैध मान लिया जाता था। उनसे उत्पन्न बच्चे को भी क्या करता था, अवैध मान लिया जाता था। ये सभी चीजों को जितने काले कानून थे क्या किया गया, 1914 तक समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है कि महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है, वापसी। तो हम पता था भारत में जो आगमन होता है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का महात्मा गांधी का आगमन कहाँ? तो भारत में। महात्मा गांधी का आगमन कहाँ होता है? भारत। तो महात्मा नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा तो दूसरा बोर्ड ले लेते हैं, चलिए। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा, अब महात्मा गांधी का आगमन आ गया, है ना। कहाँ हुआ? भारत में आगमन हो गया। भारत में आगमन कब होता है? महात्मा गांधी का जो भारत में आगमन होता है वो होता है 9 जनवरी 1915 को। कब होता है? तो 9 जनवरी 1915 को। अब तो दिख रहा होगा बोर्ड, है ना। 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन होता है महात्मा गांधी का। जब आगमन होता है महात्मा गांधी का, उसमें देखिएगा कि वो बहुत संघर्ष करके कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। और वो इतना संघर्ष करते हैं कि उन मतलब अब वो नाम का परिचय देने के लिए मोहताज नहीं है। उनका नाम सब लोग जानना शुरू कर दिया, पूरे विश्व में उनका नाम मतलब लोग जानने लगा। तो यहाँ आते के साथ ही क्या किया, एक लोकप्रिय नेता मतलब यहाँ पर बन गए। यहाँ जब आए तो उन्होंने एक तरीका से समझिए कि यहाँ के बारे में समझने की कोशिश की। और सबसे पहले जो जाके मिलते हैं गांधी जी, है ना, कहाँ पे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के पास जाके क्या करते हैं, वो मिलते हैं। तो यार बात को वहां पर मिलते हैं, फिर बहुत सारी चीजों को समझते हैं। धीरे धीरे समझते समझते वो 1 साल तक पूरा भारत का भ्रमण करते हैं। 1 साल तक पूरा भारत का भ्रमण करते हैं। और भारत का भ्रमण करते करते सभी चीजों के बारे में जानकारी इनकी हो जाती है, क्या दिक्कत है। और कोई राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें इन्होंने 1 साल तक कहीं पर भी, है ना, न उसका विरोध किया, न उसमें शामिल हुए, किसी प्रकार के उसमें राजनीतिक में वो
उसमें शामिल हुए ही नहीं। और जब भारत में आगमन हुआ था महात्मा गांधी का, उसमें देखिएगा कि 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, है ना। 1914 में 1914 से ही क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध, अब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस समय देखिएगा कि जब महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं तो अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने इनसे सहयोग मांगा, है ना। किससे, महात्मा गांधी से। कैसा सहयोग, ये बोले कि आप अपने लोगों को क्या कीजिए, सेना में भर्ती कीजिए, सेना में भर्ती कीजिए। महात्मा गांधी इस पर जो है कि बोले हाँ कह दिए। और उन्हीं के, है ना, उनके बात को सब लोग क्या करता था, समझता था, क्योंकि ये दूसरे देशों में परचम लहरा चुके थे और सब लोग इनको, इनके बारे में जानता था। इनकी बातों पर भरोसा करके लोग क्या हुए, सेना में भर्ती हो गए। इसीलिए जो ये सेना में भर्ती किए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है, गांधी जी को भर्ती करने वाले सार्जेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भर्ती करने वाले, गांधी जी को भर्ती करने वाले सार्जेंट कहा जाता है, सार्जेंट कहा जाता है। समझ रहे ना बात को, ध्यान से। कभी कभी प्रश्न यहां से पूछ लेता है कि किन, भारत के किस नेता को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। और ये कब होता है, प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब वो भारत लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो सेना में भर्ती कर देते हैं, है ना। लेकिन ये भर्ती किस सोच के करते हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो उनकी भी ख्वाहिश होगी ना कि हमें भी कुछ मिलेगा। इनका जो सोच था, क्या सोच था, कि जो हम सहयोग कर रहे हैं, है ना, जो हम अंग्रेजों को सहयोग, ब्रिटिश सरकार को जो सहयोग कर रहे हैं, है ना, तो ब्रिटिश सरकार को जो सहयोग कर रहे हैं, तो सहयोग के बदले में, सहयोग के बदले में क्या मिलेगा मुझे, स्वराज, है ना, स्वराज मिलेगा। लेकिन इनको ये स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई। यही सोच के कि स्वराज हमें मिल जाएगा, यही सोच के इन्होंने लोगों को सेना में भर्ती किया, लेकिन स्वराज इनको नहीं मिला। इसी तरह से चलते चलते एक, है ना, यहाँ पर तो बहुत पहले सब कुछ देख ही चुके थे, 1 साल तक भ्रमण किया, सब कुछ देख चुके थे। इसी चलते, मतलब ऐसा ही चलते चलते आगे क्या होता है, एक लखनऊ में बैठक हो जाती है, कांग्रेस की बैठक, है ना। कांग्रेस का स्थापना हम लोग जानते हैं 1885 में हो गया था। तो कांग्रेस की बैठक, है ना, कहाँ होती है, लखनऊ में 1916 में बैठक होती है। तो कांग्रेस की बैठक होती है, कांग्रेस की बैठक कब होती है, तो दिसंबर 1916 ईस्वी में। इसमें महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। इसमें क्या था, महात्मा गांधी भाग लेते हैं। और इससे पहले की बात क्या होती है कि एक, यहाँ पे भारत में ही, है ना, खास करके बिहार में एक चंपारण जगह का नाम है, चंपारण जगह का नाम है। और वो चंपारण जो जगह का नाम है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। चंपारण जो है ना, बहुत प्रसिद्ध जगह है। वहां पर 19वीं सदी से ही, क्या 19वीं सदी के प्रारंभ से ही, मतलब यहाँ पर एक 3 कठिया पद्धति लागू हो गया था, है ना। 19वीं सदी के प्रारंभ से ही, कहाँ पे, तो बिहार के चंपारण में। कहाँ पे, बिहार के चंपारण, चंपारण में 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति लागू थी। आखिर ये 3 कठिया पद्धति क्या था, ये 3 कठिया पद्धति थी क्या, तो 3 कठिया पद्धति कहा जाता है कि यहाँ के किसानों को अपने ही जमीन पर, है ना, 1 बीघा में, बीघा समझते होंगे, 1 बीघा का मतलब 20 कट्ठा, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा जो है उसमें से 3 कट्ठा में क्या करना होगा, नील की खेती करना होगा। क्या करना होगा, नील की खेती करना होगा।
और वो जो नील की खेती होती थी एक बार हो जाने के बाद वो एक तरह से क्या होता, बंजर हो जाता था, उसे फिर दोबारा कोई फसल नहीं होता था। यानी कि अब जो है कि उसको क्या जैसे 3 कट्ठा में किया, उसके बाद वो खत्म, उसमें अब नहीं होगा, फिर अगले 3 कट्ठा में करेगा, फिर अगले 3 कट्ठा में करेगा। और इसके लिए पहले से ही वहां के जो नील बागान थे, है ना, अंग्रेजी, है ना, जो अंग्रेज के लोग थे वो क्या करते थे, किसानों से समझौता कर लेते थे, है ना, किसानों से समझौता कर लेते थे, तो एक तरह से अनुबंध कर लेते थे। क्या करते थे, वो अनुबंध कर लेते थे, अनुबंध हो जाता था। और अनुबंध जो होता था, अब यहीं पर देखिएगा कि 19वीं सदी के अंतिम में क्या होता है, जर्मन में क्या होता है कि रासायनिक रंगों की खोज हो जाती है। कहाँ पे, जर्मन में रासायनिक रंगों की खोज हो जाती है। अब खोज हो जाने के कारण क्या होता है कि इस जो नील का उत्पादन होता था इसका क्या होगा, डिमांड कम हो गया। अब जब डिमांड कम हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि डिमांड तो कम हो गया, डिमांड कम होने के कारण क्या हुआ, जो अनुबंध जो करार किया गया था, है ना, बागान मालिकों के साथ, है ना, अंग्रेज बागान मालिकों के साथ, वो क्या किया, अनुबंध पर कायम नहीं रहा। और उसके अलावा भी क्या किया, उसके अलावा क्या किया कि लगान जो है कि और कर को क्या किया, और बढ़ा दिया, और मनमानी ढंग से जो नील जो उत्पादन हो चुका था उसको खरीदने का प्रयास भी किया। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, देखिए किसानों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, एक तरीके से देखिएगा कि उसको जो अनुबंध किया गया था, जितना जितना पैसा में बात हुआ था वो उसको उतना मिल भी नहीं रहा। दूसरी तरफ कि लगान को बढ़ा दिया, है ना, लगान को बढ़ा देता है, अन टैक्स को भी, कर को भी बढ़ा देता है बहुत सारे, है ना, और इसके बाद मनमानी ढंग से वो अपने दाम, है ना, वो अपने मनचाहे दामों पर जो उत्पादन हो चुका था उसको खरीदता था। अब इसके लिए मतलब किसान जो प्रताड़ित हो रहे थे, ये तो किसान लोग क्या क्या इसका विरोध करना शुरू किया। अब विरोध जब करना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसको जेल में डालना शुरू कर देगा, बहुत सारे उसको जो है कि दंड देना शुरू कर देगा। और इस चीज को एक यहाँ के बिहार के ही एक थे, वो क्या थे, राजकुमार शुक्ल, क्या नाम था, पश्चिम चंपारण के ही, है ना, वो क्या नाम था उनका, राजकुमार शुक्ल। तो पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण के एक नेता के रूप में उभरे, कौन सा, एक नेता के रूप में राजकुमार शुक्ल, क्या था नाम, राजकुमार शुक्ल। पश्चिम चंपारण को हम लोग बेतिया के नाम, है ना, बेतिया इसका थी है, बेतिया, कभी कभी बेतिया। तो ये राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने इसके बारे में समझा, और इसका मतलब कि एक तरह से उपाय करने के लिए बहुत सारे लोगों से मिलते थे, है ना, बहुत बेचारा व्याकुल थे, वहां के किसान को प्रताड़ित देख के बहुत व्याकुल थे। यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। अगर बिहार के एग्जाम देते होंगे या तो कहीं भी एग्जाम दीजिए, खास करके बिहार के अगर कोई एग्जाम देते हैं तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था मुरली भरा हुआ, कहाँ हुआ था, मुरली भरा हुआ। इनका जन्म जो हुआ था मुरली भरा हुआ, है ना, कहाँ, चंपारण में ही, पश्चिम जब मुरली भरा। कभी कभी एक और नाम देता है, सतवरिया गांव भी दे देगा, हाँ, या सतवरिया गांव, सतवरिया गांव। तो ये राजकुमार शुक्ल जो थे क्या करते थे, ये जो है कि अपना कहीं पर विचार प्रकट रखने के लिए बारे में सोच रहे थे, इसके बारे में हम बताएं ताकि इसका उपाय हो सके। जो अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, बगान मालिकों के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ के किसानों को, ये कैसे यहाँ पर प्रताड़ित न हो उसके बारे में बेचारा सोचते रहते थे। और इसी का मतलब कि जो चंपारण में जो जो स्थिति बनी हुई थी, इसका प्रकाशन
एक अखबार था, उसका नाम था बिहारी। क्या नाम था? बिहारी अखबार था। तो चंपारण के बारे में, है ना, इस अखबार में चर्चा था। तो इसका नाम था, आपका अखबार का नाम था बिहारी। क्या नाम था? बिहारी नाम था। तो बिहारी में इसका प्रकाशन होता था। और जब बिहारी में जो प्रकाशन होता था, ये महेश्वर बाबू के द्वारा किया जाता। किसके द्वारा? तो महेश्वर बाबू के द्वारा किया जा रहा था। महेश्वर बाबू के द्वारा और इसमें बार बार, है ना, इसकी चर्चा होती थी। तो इसको फिर बंद कर दिया गया। बिहारी का अखबार का जो प्रकाशन हो रहा था, इसको क्या किया? इसको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद क्या हुआ कि इसके बाद एक और साप्ताहिक अखबार था, जिसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। ये जो था साप्ताहिक अखबार था, साप्ताहिक अखबार था। तो जो साप्ताहिक अखबार था, है ना, इसमें इसकी फिर चर्चा होना शुरू कर दिया। और ये साप्ताहिक अखबार जो निकालते थे, उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी नाम था इनका। अब ये कानपुर के थे, है ना। यहाँ पर क्या होता था कि राजकुमार शुक्ल इनसे बार बार मिलने जाते थे। राजकुमार शुक्ल जी थे, इनसे बार बार मिलने जाते थे, है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी जी को के पास। और ये बार बार बताते थे कि देखिए, मेरा जो जिला है चंपारण, वहां पर क्या किसानों की स्थिति बनी हुई है। अब गणेश शंकर विद्यार्थी सभी परेशान, बहुत बेचारा परेशान हो गए। और मतलब परेशान क्या कि किसानों की हालत क्या है इस देश में, वो भी सोचने लगे। तो इन्होंने एक बात बताई कि किससे? तो राजकुमार शुक्ल जी से। राजकुमार शुक्ल जी से कहा है कि सुनिए, इस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट आया है। महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए हैं। तो आप चलिए, हम उनसे आपको मिलवा देते हैं। ये बहुत खुश हुए। और इसी समय जो है कि लखनऊ में बैठक होती है। कब? लखनऊ में जो बैठक होती है 1916, दिसंबर 1916 में कांग्रेस की बैठक होती है। कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस की बैठक कहाँ होती है? तो लखनऊ में। जो भी बता रहे हैं ना, जो भी लिख रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो कहानी आपको एक इंटरेस्टिंग की तरह कहानी सुना रहे हैं, है ना, जितना तो कहानी को सुनिए। कहानी के सुनने से यह फायदा होगा कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट का माइंड में याद हो जाएगा। कहानी किसी चीज को अगर आप ही के सामने कोई कहानी अगर सुना है, तो देखिए कहानी कितना दिन तक याद रहता है। वही कहानी में से कुछ एक आख लाइन ऐसा ही बोल दे तो आपको वो चीज याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर कहानी को सुनाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट आपको याद रहेगा। सुना बात को? तो वहां के दर्द को सुनाया कानपुर से। और शंकर विद्यार्थी बोले कि देखिए, ऐसा सा बात है ना। अब आ गए हैं हमारे महात्मा गांधी, जो दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या कारनामा करके तो आए ही हैं। और हमारे आते के साथ देखिए क्या हुआ, है ना, सेना में लोगों को भर्ती कर दिए। तो अब आप चलिए, उनसे हम मिलवा देते हैं। राजकुमार शुक्ल बहुत खुश हुए। राजकुमार शुक्ल जो है कि उनसे जाके मिले लखनऊ की बैठक में, क्योंकि लखनऊ की बैठक में राजकुमार शुक्ल भी क्या थे? राजकुमार शुक्ल भी यहाँ पर गए थे। राजकुमार शुक्ल भी यहाँ पर थे। राजकुमार शुक्ल किससे मिलते हैं? महात्मा गांधी से मिलते हैं। गांधी जी से मिल जाते हैं, है ना। और गांधी जी को ये सभी बातों से अवगत कराते हैं। जितना उस, उस जिला में हो रहा था, वो बताते हैं कि देखिए, मेरे किसानों से इस तरह के बर्ताव किया जा रहा है। गांधी जी को कहें कि चलिए मेरे यहाँ और उसका कुछ उपाय कीजिए। तो गांधी जी वहीं पर जो है कि हाँ बोल देते हैं, राजी हो जाते हैं, कहते हैं कि हम चलेंगे। फिर इसके बाद जो है कि गांधी जी की जो मुलाकात राजकुमार शुक्ल से कहाँ पर होती है? तो कलकत्ता में रहते हैं। तो कलकत्ता में ही वहां से फिर राजी होते हैं चलने के लिए, और वहां से शुरू करते हैं चलने के लिए। और जब वहां से आते हैं तो सबसे पहले आपको 1917 में बांकीपुर में आते हैं।
बांकीपुर जो पटना में जानते हैं ना, पटना में। तो 10 अप्रैल 1917 को 10 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुंचते हैं? बांकीपुर पहुंचते हैं। कौन? राजकुमार शुक्ल और गांधी जी। और वहां से पहुंचने के बाद फिर कहाँ जाते हैं? मुजफ्फरपुर, है ना। 15 अप्रैल को मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं। कब? तो 15 अप्रैल को मतलब मुजफ्फरपुर आते हैं और मुजफ्फरपुर से होते हुए 15 अप्रैल को कहाँ पहुंचते हैं? चंपारण पहुंच जाते हैं। इसके बाद बांकीपुर के बाद कहाँ जाते हैं? मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। और मुजफ्फरपुर के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? तो 15 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुंचते हैं? चंपारण पहुंच जाते हैं। चंपारण पहुंच जाते हैं। चंपारण पहुंचने के साथ ही क्या होता है कि वहां के जो अधिकारी होते हैं, वहां के जो अधिकारी हैं, उनसे आग्रह किया कि आप यहां से चले जाइए। क्या क्या? वापस जाने के लिए बोल दिया। लेकिन गांधी जी कहे कि कुछ भी हो जाए, हम जो है कि नहीं जाए, कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से लौटने वाले नहीं है। मतलब उनकी बातों को अंग्रेज जो अधिकारी थे, उनकी बातों को क्या किए? क्या किए? उनकी बातों को अस्वीकार कर दिए। बोले कुछ भी हो जाए, हम जिस काम के लिए आए हैं वही काम करके जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी के समक्ष जो है कि बहुत सारे चुनौती आता है। वहां पर लोगों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, है ना। मतलब वहां से जो अधिकारी थे उसको अस्वीकार कर देते हैं। और सत्याग्रह के समक्ष जो है कि सरकार विवश हो जाती है गांधी जी के सामने। कहती है गांधी जी को छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो सत्याग्रह जो थे, सत्याग्रही जो लोग थे, उसके सामने अंग्रेज क्या होता है? विवश हो जाता है। कहते ये बहुत बड़ी बात है, अब हम इनको जाने के लिए नहीं कहेंगे। तो सत्याग्रही के सामने क्या होता है? अंग्रेज लोग जो है कि विवश हो जाते हैं और गांधी जी को वहां पर रुकने का आदेश दे देते हैं। कहीं तक, यहाँ तक कि गांव में भी घूमने का क्या करते हैं? अधिकार देते हैं कि आप गांव में क्या करते हैं? क्या कीजिए, आप घूम सकते हैं। गांव में घूमने का अधिकार क्या कहते हैं? देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? गांधी जी पूरा घूमे, पूरे गांव गांव में घूमे। तो ये पता लगा कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो एक कमेटी का गठन किया गया, एग्रेरियन कमेटी। क्या नाम था? एग्रेरियन कमेटी, है ना। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया था, ठीक है। तो एग्रेरियन कमेटी का भी गठन किया गया था। का गठन किया गया था कब? 1918 में। 1918 में 1918 ईस्वी में गठन किया था एग्रेरियन कमेटी का। और इसमें मतलब कि निर्णय लिया गया कि क्या करना है। और जब वहां पर महात्मा गांधी पहुंचे थे तो उनको उनके मतलब और सहयोगी बने। जैसे सहयोग देने वाले बहुत लोग शामिल थे। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो सहयोग देने वाले थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, है ना। कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो कभी कभी पूछ देगा कि महात्मा गांधी को, है ना, सहयोग के रूप में, है ना, कौन कौन से थे? तो कौन कौन नेता थे? तो नेता जो थे, किसान नेता एक तरह से कहिए, तो जो भी करना है। तो कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में भली बात जानते हैं, है ना। तो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ये सब क्या थे? अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, है ना। और आपको याद करना है तो एक और नाम है महादेव देसाई, है ना। महादेव देसाई, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। एक और थे, बहुत नामी नाम है उनका। नाम उनका नरहरि पारिक। क्या नाम है? नरहरि पारिक, नरहरि पारिक। ये सभी क्या थे? इनके सहयोगी के रूप में, है ना। मतलब इनका सहयोग बने, इनका महात्मा गांधी को जब चंपारण पहुंचे थे तब। और उसके बाद एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया गया 1918 में।
और ये जो यहाँ बिहार और उड़ीसा के विधानमंडल के द्वारा क्या क्या, विधान परिषद के द्वारा क्या क्या इसको पारित कर दिया गया, क्योंकि बंगाल तो पहले ही अलग हो चुका था, है ना, बिहार से। वो पीछे में जब आगे और पढ़ाएंगे तो पता लगेगा, पहले गांधी जी को समाप्त करके गांधी जी से पहले ही बिहार का बंटवारा हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिहार और उड़ीसा के विधान परिषद के द्वारा क्या क्या किया जाता है, इसको पारित कर दिया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि जो कृषक से जो अवैध रूप से जो वसूली किया जा रहा है उसको क्या क्या, उसको वापस किया जाए। जो यहाँ के किसानों से अवैध रूप से जो वसूली किया जा रहा है उसको क्या किया जाए, वापस किया जाए। और अंग्रेज बगान मालिकों के द्वारा इसमें 35%, कितना, सॉरी 25%, 25% जो है कि अवैध वसूली का 25% क्या क्या उनको वापस किया जाएगा। याद रखिएगा कितना परसेंट, तो 25%, 25% क्या क्या, किसानों को अवैध, किसानों को अवैध वसूली का, अवैध वसूली का 25% हिस्सा क्या किया गया, वापस दिया गया, वापस, है ना, दिया गया। ये बहुत बड़ी सफलता थी। और इसमें जो महात्मा गांधी थे, ये एक तरह से अब क्या बने, पूरा का पूरा एक तरह से नाम इनका पूरा हो गया कि एक तो दक्षिण अफ्रीका में अपना परचम लहरा ही दिए थे, है ना, यहाँ पर भी आए, अंग्रेजों को घुटना टेकना पड़ा इनके सामने। इन्होंने कहा दिया कुछ भी हो जाए लेकिन हम लौटने वाले हैं नहीं है, जिस काम के लिए आए वो काम करेंगे ही करेंगे। तो 25% उन्होंने क्या किया, ये दिलवा दिया। यहाँ से प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि कितना परसेंट, है ना, दिया गया था, तो 25%, अवैध वसूली का 25% लौटाना पड़ा उसको, किसानों को। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को एक शब्द, है ना, बोला गया था, इसके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को एक उपाधि दिया गया था। तो उपाधि का नाम क्या था, उपाधि का नाम क्या था, क्या था, महात्मा। क्या बोला गया था, महात्मा कहा गया था ना, महात्मा, ध्यान रखिएगा, महात्मा, है ना। तो यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहां पर दिया गया था, या किस आंदोलन के समय, तो चंपारण आंदोलन के समय। ये चंपारण आंदोलन, है ना, कहाँ हुआ था, बिहार में। और इसके प्रमुख नेता के रूप में कौन उभरे, तो अब देखिएगा कि राजकुमार शुक्ल जाके लखनऊ में मिलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, इनकी बातों से महात्मा गांधी सहमत हो जाते हैं और आने के लिए अनुरोध करते हैं, है ना। और वहीं से फिर वो आना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं बांकीपुर में रुकते हैं, बांकीपुर में जो है कि रुकने के बाद वहां से मुजफ्फरपुर जाते हैं ना, मुजफ्फरपुर से होते हुए वो बेतिया पश्चिम चंपारण में पहुंच जाते हैं। पश्चिम चंपारण पहुंचने के बाद अंग्रेजों क्या करता है, उसका विरोध करता है। अंग्रेज कहता है कि आप वापस चले जाइए, लेकिन ये मानते नहीं मानते कि कुछ भी हो जाए, है ना, आपके बातों को नहीं मानेंगे, हम जिस काम के लिए आए उसको काम को पूरा करके ही जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा चंपारण आंदोलन था। अब जो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, ये किसान, है ना, ये किसान आंदोलन था। तो 3 कक्षिया पर था, ये ध्यान रखिएगा कि मेन रूप से जो चंपारण आंदोलन क्या था, तो चंपारण आंदोलन मेन रूप से क्या था, 3 कठिया पर था, है ना, 3 कठिया पर था। 3 कठिया, 3/20, 3/20 भाग, है ना, 3/20 भाग पर, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उसको क्या कहता था, क्या करना होता था, आपको नील की खेती करना जरूरी था। ये पूरा किसान आंदोलन था। तो हम पूरा चंपारण आंदोलन को समझा दिए। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, एक खेड़ा आंदोलन और एक अहमदाबाद मिल का जो मजदूर वाला होता है आंदोलन, उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम लोग रोलेट की बात करेंगे। तो धीरे धीरे, है ना, सब कुछ एक एक चीज धीरे धीरे समझते चले जाएंगे।
एक कहानी के रूप में। ठीक है, तो थैंक यू, खुश रहिए आप लोग और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए बढ़िया से। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ऑल द